किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के साथ और एक बार फिर हम नौनी विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं और नौनी विश्वविद्यालय में जो है वो आज बहुत ही अच्छा एक स्टडी मॉडल आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई जो खेतों में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फसल की अगर बात करें तो सिर्फ एक सीज़न में वो एक फसल निकाल पाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक खेत में जो है आप एक फसल लगाते हैं, मुख्य फसल लगाते हैं और उसके साथ साथ आप छोटी फसलें भी जो है तैयार करते हैं उसी के साथ। तो ये उसका मॉडल हमारे सामने आप देख ही पा रहे हैं, खेत हमारे सामने है। यहाँ पर जो है मुख्य फसल के तौर पर गोभी यहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ साथ इसके बीच में जो है यहाँ पर धनिया भी लगा है, मेथी भी लगी है और इसके अलावा भी कई चीज़ें इस खेत में लगी हैं। तो किस तरह से आप जो है सक्सेसफुली अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और जो इंटरक्रॉपिंग कॉन्सेप्ट है उसको अपना सकते हैं और अपनी आजीविका को जो है बेहतर कर सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ जो है नौनी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं कुलदीप ठाकुर जी हमारे बीच हैं। उन्हीं से हम जानेंगे किस तरह से जो है वो इंटरक्रॉपिंग कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए और किस तरह से बेहतर खेती इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से की जाए। इसके अलावा मल्चिंग भी आप इसमें देख रहे हैं, जिसको अच्छा धन हम हिंदी में अगर शब्द यूज़ करें तो अच्छा धन भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिससे काफ़ी कुछ मेहनत किसानों की जो है वो बचती है। हालांकि एक दफ़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद के जो मेहनत रहती है खेतों में काम करने की वो आप बचा सकते हैं, क्योंकि खरपतवार बहुत बड़ा जो है वो परेशानी का कारण रहता है किसानों के लिए। और अगर आप इस तरह से जो है अच्छा धन करते हैं तो उससे जो है आपके खरपतवार खेतों में नहीं खड़े होते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुलदीप जी से और जानते हैं इस इंटरक्रॉपिंग कॉन्सेप्ट को और इसके अलावा जो अच्छा धन यहाँ पर यूज़ किया गया है जिससे खरपतवार ना हो तो वो किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर साहब से। तो चलिए मिलें। तो डॉक्टर साहब आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि आज हम यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे और जो हमारी यहाँ सर्दियों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल जो है एक गोभी जो रहती है, बंद गोभी, वो हमने लगा रखी है यहाँ पर। और इसके अलावा हम बंद गोभी या ब्रोकली या मटर उसके बीच में भी ये हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और ये जो फसल है पूरी तरह से हमने प्राकृतिक खेती के आधार पर ही की है। इसमें हमारे जितने भी प्राकृतिक खेती के स्तंभ हैं, जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की जो हम हिमाचल प्रदेश में आजकल बात कर रहे हैं और एक योजना भी चली है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, उसमें जो बहुत सारे किसानों ने इस खेती को अपनाया है और इसमें नए नए आयाम हमारे आ रहे हैं। क्योंकि जो इंटरक्रॉपिंग है वो एक मेजर हमारा इसमें रहता है, क्योंकि बहु फसलें हम लेते हैं ताकि एक फसल से जो हमारी जो आमदनी होगी उसके साथ में जो हम फसल लगाते हैं आंतरिक फसल, उससे हमारी आमदनी दुगनी हो सकती है। और ये हम देख रहे हैं कि हमने जो गोभी की फसल लगाई है उसको हमने जो हमारा अनुमोदित जो हमारा इसका फासला रहता है 60 बाई 45 सेंटीमीटर पर उस पर लगाई और बीच में बीचों बीच इसके हमने जो है एक आंतरिक फसल लगाई है। उसमें आपकी जो दलहनी फसल है वो है मेथी, और जो कि मेथी आप जानते हैं एक बहुत ही अच्छी फसल है और हमारे जो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। उसके साथ ही हमने पालक लगाया, क्योंकि ये भी एक सर्दियों की बहुत ही बढ़िया फसल है और पालक हर घर में और हर किचन में इसको खाया जाता है। और उसके साथ हम इसमें धनिया भी बीच में लगा सकते हैं। यदि आप देखें तो बीचों बीच हमने ये मेथी को लगा रखा है और साथ में ये गोभी की फसल है। और जब इसको हमने लगाया था तो इन सभी बीजों का जो उपचार है वो बीजामृत से किया था। बीजामृत एक अब नया शब्द नहीं रहा, बीजामृत सारे किसान भाई हमारे जानते हैं। और बीजामृत बनाने का तरीका मैं बड़े डिटेल में नहीं बताऊंगा, परंतु लगाने का तरीका कि ये ताज़ा ही हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम आधे से पौना घंटा उसमें डुबो के रखते हैं और उसके बाद उसको छाया में सुखा के इन बीजों को, जो हमारी गोभी की फसल है उसकी जड़ों को बाद में जब हमने ट्रांसप्लांटिंग करनी नर्सरी में लगाने से बाद, तो उस वक्त जड़ों का उपचार भी हम बीजामृत से कर सकते हैं। उससे पहले हमने इसमें क्या करना है कि हमारा बेड है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ये बेड हमारा एक मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा 1.2 मीटर के चौड़ा है, ताकि बीच में हम इसमें नालियाँ बनाते हैं ताकि पानी हम नालियों में देंगे। और आच्छादन जो हमारा इसका जो स्तंभ है प्राकृतिक खेती का, इसको हमने काफ़ी अच्छे ढंग से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों के पास आच्छादन के लिए अभी भी बहुत सारे आयाम नहीं है। परंतु आप इसमें घास है, हमारी जितनी भी कृषि के अवशेष है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों के अवशेष भी आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
बीजामृत, उसके बाद जीवामृत का जो स्प्रे, घन जीवामृत, हमने इसको पहले ही जिस वक्त हमने खेत को तैयार किया उस वक्त घन जीवामृत का इस्तेमाल भी हम करते हैं। लगभग 500 से 1000 जो है हमारा किलो तक हम प्रति हेक्टेयर उसकी मिकदार उसमें डाल सकते हैं, तो घन जीवामृत का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो हमारा आच्छादन है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका अंकुरण आप देखिए, आप इसमें फसल की बढ़वार देखिए, बिल्कुल अच्छी है। और इसमें हम एक मुख्य जो हमारा रहता है कि हम जो पानी है इन नालियों में देते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसमें हमने इसमें पानी हम इसमें लगाते हैं, और डायरेक्ट पानी, क्योंकि जो हमारी फसलें हैं उसकी जड़ों को जो पानी हो, यहाँ से जो पर्कोलेशन जब जो हमारा उससे जो है उससे आगे जाए, और आप ये देख सकते हैं। और इसमें मिट्टी में अच्छी नमी बनी हुई है, और ये नमी जो है आपकी जो फसल है उसकी बढ़वार भी अच्छी करती है। और आच्छादन का एक फ़ायदा और है, जैसे रात को आजकल ओस पड़ती है, तो ओस जब इस पर पड़ेगी तो वो जो वापशा की जो हम बात करते हैं वो उसको सोख के, इसको पानी को उसको सोख के आपको अच्छे तरह से मॉइस्चर इसमें अवेलेबल करवाता है, जिससे आप देख सकते हैं हमारी जो बढ़वार है पूरे ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारी फसल तैयार हुई है। तो बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और वापशा का जो ये उदाहरण आप देख रहे हैं, और हमारी जो फसल है इतनी हेल्दी फसल यहाँ पर है। और जो जीवामृत का आपने स्प्रे करना है वो, और ड्रेंचिंग भी हम कर सकते हैं, वो लगातार 10 से 15 दिन के बाद जो है 5 से 10%, मतलब 5 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर पानी में डाल के आपको छान के जीवामृत का स्प्रे लगातार करते रहना है। उसमें कोई भी आपने ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि यदि आपने बीच में स्प्रे छोड़ दिया तो आपका जो है बढ़वार में, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स हैं हमारे सॉइल में उसको और उसकी जो गतिशीलता को बढ़ाते हैं और उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। उसके अलावा जो हमारे यदि आप बीमारियों की बात करते हैं तो उसमें हम खट्टी लस्सी की इसमें स्प्रे करते हैं, तो वो भी आप जैसे अभी हमने इसमें शुरू नहीं की है क्योंकि अभी कोई बीमारियों की कोई समस्या नहीं है। जैसे ही हमें लगता है कि उससे पहले ही, बीमारी आने से पहले, हम इसमें खट्टी लस्सी का स्प्रे भी 3% के हिसाब से हम कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है दशपर्णी अर्क है, या हमारे पास ब्रह्मास्त्र है या अग्नि अस्त्र है, उसका इस्तेमाल भी हम कीड़े बीमारियों से, या जिसमें जैसे एफिड काफ़ी मात्रा में इसमें आता है, तो हम उसके लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बड़ी अच्छे ढंग से जो है उससे हमारी जो फसल का जो बचाव हम कर सकते हैं। उसके अलावा यदि फसल की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो सौंठास्त्र और सप्तधान अंकुर का भी हम इसमें स्प्रे लगातार करते हैं, ताकि हमारी फसल की बढ़वार और इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया है, और फसल की हमारी बढ़वार अच्छी, और हम ये इससे पूरी आशा करते हैं कि हमारे पास फसल में कोई भी इसकी जो उपज में कोई कमी नहीं आएगी। गोभी की जो फसल है हमारी उतनी ही आएगी, और उसके अलावा हम एक्स्ट्रा इसमें 2-3 फसलें, जैसे मूली भी हम इसमें ले सकते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है। इस तरीके से हम किसान की आय को भी बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से किसान लोग जो है इसको अच्छी तरह से प्राकृतिक खेती को अपना के अपनी आर्थिकी को बढ़ावा दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल रहेगा, हिमाचल में मैं भी जगह जगह जाता हूँ, लेकिन इंटरक्रॉपिंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम देखने को मिलता है। क्या वजह मानते हैं किसान हमारा जो है इंटरक्रॉपिंग कॉन्सेप्ट को क्यों ज़्यादा अपना नहीं रहा है? आपने काफ़ी बढ़िया सवाल ये किया, क्योंकि जब हमारे पुराने समय में जब हम फसलें लगाया करते थे, तो अभी भी आप देखेंगे जो हमारी जो हम किचन गार्डनिंग करते हैं वहाँ पर बहुत सारी फसलें हम लगाते हैं। तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि आप छोटे एरिया में बहुत सारी फसलें लेते हैं, परंतु जब आप लार्ज स्केल पर कोई काम करते हैं, तो जैसे हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो एकल फसलों पर काफ़ी कार्यक्रम हुआ, क्योंकि लोगों में इसमें थोड़ा सा उन्हें लगता है कि बीच में हम कोई क्रॉप लगाते हैं उससे परेशानी होगी, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसा फ़र्क पड़ेगा, उनका ये मानना है। परंतु आप ये यहाँ देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसमें गुड़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि आपने कम से कम इसमें ऑपरेशन करने, और हमारा जो पानी है उसका भी बहुत कम इस्तेमाल, क्योंकि पानी आपने देखा एक बहुत ही मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसका जो है पानी की बड़ी आवश्यकता रहती है। तो हमने पानी को जो उसकी बचाव भी हमने करना, तो 50% से ज़्यादा हम पानी इसमें बचा सकते हैं, तो ये आच्छादन करके। और जो आंतरिक फसलें हम लगाते हैं, यदि आंतरिक फसलें हम लगाते हैं तो इसमें आप देखें इससे एक्स्ट्रा इनकम ही होगी। इसमें कोई ज़्यादा थोड़ी मेहनत जरूर रहती है,
परंतु आपको इसमें अच्छी फसल आपको मिल सकती है और किसान हमारे बहुत सारे किसान आजकल इसको अपना रहे हैं। क्योंकि एकल फसल में ये रहता है कि आपने एक बार काम कर लिया, उसके बाद उसमें निराई कर ली, गुड़ाई कर ली, स्प्रे कर लिया, तो कोई ज़्यादा उसके एक ही, परंतु इसमें ये रहता है कि 2-3 फसलें जब हम लगाते हैं, यदि एक फसल हमारी मान लो किसी कारणवश ख़राब हो सकती है कि उसके कीड़े बीमारी बिल्कुल अलग रहते हैं, तो आपको दूसरी फसल तो मिल जाएगी, तो आपको आय कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगी। आपका एकल फसल में यदि कोई बीमारी आती है या कोई आपका कीड़ा आता है तो एकदम से ख़त्म हो जाती है, ये देखा गया है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से हम अपनी अच्छी फसल, आंतरिक फसलें भी हम लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। मल्चिंग का जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया, जो ये आच्छादन किया गया है यहाँ पर, इससे देखिए आप एक खरपतवार भी बिल्कुल ही आपका खेत में नहीं आता है। बिल्कुल, इसका भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हाँ, खरपतवार के लिए तो ये बिल्कुल भी मल्चिंग या आच्छादन जिसको हम कहते हैं, तो आच्छादन बहुत पहले से लेकर जो है ये भी था, परंतु इसमें लोग एक तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब भी कोई हम काम करते हैं तो मेहनत, जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आच्छादन की कोई कमी नहीं रहती है। आपका आसपास घास है, जैसे आजकल हम कहते हैं कि पराली की बड़ी समस्या है, उसका भी इस्तेमाल ये देखा गया है कि यदि उसको लाया जाए तो उसकी भी अब आच्छादन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा समस्या निचले इलाकों में है, तो उसको भी। और इससे एक्स्ट्रा जो हमारी जो भूमि की गुणवत्ता है, जो हमारा आच्छादन है, उसके बाद इसमें कार्बन जो है, हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या जो कार्बन की मात्रा भी बड़ी रहती है, जो कि भूमि की उपजाऊ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी बहुत ही इसका फ़ायदा रहता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और जानकारी आप इससे रिलेटेड, इंटरक्रॉपिंग से रिलेटेड जो है वो कुछ कहना चाहें तो? मैं किसानों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, किसान भाइयों को, कि आप एक बार शुरुआत तो कीजिए। जब आप इस कार्य को करेंगे, आप लार्ज स्केल भी करेंगे, तो आपको इसमें खुद ही फ़ायदे दिखेंगे, और जब आप उसको फ़ायदे दिखेंगे तो आप इसको ज़रूर करेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो किसान भाइयों, एक बार आप इस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को अपनाएं ज़रूर, देखें ज़रूर किस तरह से ये काम करता है। और आपको अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस काम को करना है तो नौनी विश्वविद्यालय में डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। नौनी विश्वविद्यालय के कॉन्टैक्ट्स जो है इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, और आप नौनी विश्वविद्यालय सोलन में जो है पहुँचकर भी आप ये सारी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक बेहतर जानकारी जो है किसान न्यूज़ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए। इसी मकसद के साथ ये वीडियो बनाया गया था, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट अपने ज़रूर देंगे और फॉलो करेंगे किसान न्यूज़। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।